कितने मार्क्स का होता है, तो 120 मार्क्स का होता है अनटिल अनलेस कोई क्वेश्चन विड्रॉ कर लिया जाए। जैसे कि इस साल एक क्वेश्चन विड्रॉ कर लिया गया था। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है। इसमें 5 सब्जेक्ट्स हैं: इंग्लिश, जीके, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। टास्क ओरिएंटेड होता था, आर्स ओरिएंटेड नहीं होता था। क्लैट यूजी का रिजल्ट आ चुका है। बहुत सारे छात्रों ने इसमें बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किए हैं। आज हमारे साथ क्लैट यूजी की ऑल इंडिया रैंक 1 गीताली गुप्ता हैं। क्लैट की ऑल इंडिया रैंक 1 आज हमारे साथ हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए गीताली, कैसा लग रहा है ऑल इंडिया रैंक 1 लाकर? नमस्ते। सबसे पहले मुझे यहाँ लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बात रही कि मेरे को क्लैट में AR 1 लाके कैसा लग रहा है, तो मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है कि मेरा ये रैंक आया। और मुझे खुद पे भी गर्व हो रहा है, लेकिन मेरे को मतलब विश्वास सा नहीं हो रहा है। इट्स एन ओवरवेलमिंग थिंग कि मेरा ये रैंक आया, बट आई एम हैप्पी। काउंसलिंग होगी तो आपके खाते में एज ए रैंक 1 कौन कौन से नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी आएंगे? सर, वो मेरी चॉइस है कि मैं क्या प्रेफरेंस लिस्ट में किस कॉलेज को पहले प्रायोरिटाइज करती हूँ, लेकिन मेरी प्रायोरिटी एनलेस बैंगलोर है। जैसे कि अभी आप 12th में हैं और आपके बोर्ड्स के एग्जाम होने हैं, ऐसे में आपने क्लैट का नाम पहली बार कहाँ सुना? मैंने क्लैट का नाम सबसे पहली बार मेरे टीचर्स से ही सुना था, क्योंकि मेरे टीचर से मैं बात कर रही थी कि मेरे को लॉ करना है, तो मेरे को कैसे करना चाहिए। तब उन्होंने मेरे को 2-3 एग्जाम के नाम बताए थे, और उसमें से एक था क्लैट। जब आप 12th कर रही हैं तो आपने 12th में कौन सा स्ट्रीम लिया है? मेरी स्ट्रीम है ह्यूमैनिटीज। जो आपका 12th का सिलेबस है और जो क्लैट का सिलेबस है, क्लैट इंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस है, वो दोनों कितना सिमिलर है या क्लैट का जो सिलेबस है वो बहुत डिफरेंट है? क्लैट का सिलेबस और मेरे डोमेन सब्जेक्ट्स काफ़ी अलग हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर हम्म। कह सकती हूँ कि मेरे डोमेन सब्जेक्ट्स मेरे को कई बार क्लैट में भी हेल्प कर देते हैं। जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गई या इकोनॉमिक्स हो गई, तो वो हेल्प ज़रूर कर देते हैं, लेकिन वैसे सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं। अगर आपको क्लैट के सिलेबस में इजी टू हार्ड, अगर आपको एक सीक्वेंस बनाना हो, जैसे कि जो क्लैट के एग्जाम का एंट्रेंस एग्जाम का प्रारूप है, उसमें मैथमेटिकल रीजनिंग भी है, लीगल पोर्शन से भी सवाल है, जीके जीएस भी है। तो अगर आपको इजी टू हार्ड या हार्ड टू इजी सीक्वेंस करना हो तो आप कैसे प्रीफर करेंगी? अगर मैं हार्ड टू इजी जाऊँ तो इट वुड बी जीके, फॉलोड बाय लॉजिकल एंड लीगल, इंग्लिश, क्वांट्स। मतलब क्वांट्स सबसे इजी एंड जी सबसे हार्ड। आपने जो लीगल कहा, जो लीगल को आपने दिया है वो सीक्वेंस में तीसरा नंबर दिया है। तो आपको लीगल की जो तैयारी हुई, लीगल फील्ड में आपको जजमेंट्स पढ़ने रहे होंगे, कौन कौन से मेजर वर्डिक्ट्स हैं, इश्यूज हैं, और किन घटनाओं की वजह से कोई नया लॉ बना। तो इन चीजों को आपको याद करने में कितनी कठिनाई हुई? इन चीज़ों को याद करने में मेरे को खासी कठिनाई हुई नहीं, बिकॉज़ मेरा इंस्टीट्यूट लीगल एज ने मेरे को काफ़ी अच्छे से पढ़ाया था। और उनके ऑन क्योंकि मैं उनके ऑनलाइन कोचिंग लेती थी, तो उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से समझाया था कि कौन-सी चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है और उसको कितना याद रखना है। तो अक्सर वो हमें ज़्यादा अच्छे से ऐसे बहुत ही इन डेप्थ पढ़ाने के पीछे नहीं भागते थे कि हमें हर चीज़ याद रखनी है। वो सिर्फ़ उतना पार्ट याद करवाते थे कि जितना इम्पोर्टेंट हो। अच्छा, मैंने ऐसा सुना है कि आर्ट्स वालों का ना मैथ थोड़ा सा कमजोर होता है, एक स्टीरियोटाइप के तौर पे। आ, आप बताओ आपका मैथ कैसा रहा? मेरा मैथ्स अच्छा है। फिर भी इसे आपने 5वें नंबर पे रखा है हार्ड टू इजी में। क्योंकि वो सबसे ईज़ी है मेरे लिए, इसी वज़ह से। बिकॉज़ मेरी मैथ्स बहुत अच्छी है। मेरे को अगर मेरे को शायद फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री पसंद होती, तो शायद मैं साइंस की तरफ भी चली जाती। लेकिन मेरे को मैथ्स अच्छा लगता है, तो मेरे लिए वो बहुत ही ईज़ी था। यहाँ एक और सवाल, बहुत सारे बच्चे जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आते हैं तो थोड़ा बहुत डरने लगते हैं, उनके मन में घबराहट होती है। आपको कैसे कभी ऐसा फील हुआ एग्जाम की तैयारी के दौरान या जब आप एग्जाम देने जा रही हो? बीच-बीच में कभी-कभार जब स्कोर्स या रैंक्स काफ़ी कम आते थे, तो ऐसा लगने लगता था कि शायद एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा।
लेकिन तब मैं मेरे पेरेंट्स से, मेरे स्कूल के टीचर्स से या मेरे इंस्टीट्यूट के टीचर से बात कर लेती थी, तो वो अक्सर मेरे को समझा देते थे कि हर किसी को डर लगता है और लगना भी चाहिए, ताकि हमें वो डिस्कम्फर्ट रहे जो हमें आगे और मेहनत की करने की मोटिवेशन दे, लेकिन उससे डर के नहीं बैठना है। तो हाँ, ऐसे फेजेस ज़रूर रहे, लेकिन जितनी जल्दी वो डर आया, उतनी जल्दी वो डर भाग भी गया। कि जो क्लैट का सिलेबस है, तो क्लैट में कितने अंकों का एग्जाम होता है? क्लैट में कौन सा पोर्शन बहुत ज्यादा मायने रखता है, या उसके जो जैसे मैथमेटिकल, जीके, लीगल, ये चारों आपस में थोड़े बहुत कनेक्ट होते हैं या चारों डाइवर्स होते हैं? और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक भी बताइएगा जहां से चांसेस होते हैं कि यहाँ से एग्जाम आएंगे। अगर बात की जाए कि क्लैट कितने मार्क्स का होता है, तो 120 मार्क्स का होता है, अनटिल एंड अनलेस कोई क्वेश्चन विड्रॉ कर लिया जाए। जैसे कि इस साल एक क्वेश्चन विड्रॉ कर लिया गया था। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर आपका आंसर करेक्ट है तो आपको 1 मार्क मिलता है, एंड 0.25 डिडक्ट होता है अगर आपका आंसर रॉन्ग जाता है। इसमें 5 सब्जेक्ट्स हैं: इंग्लिश, जीके, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। अगर बात की जाए कि क्या ये टॉपिक्स आपस में कनेक्टेड हैं, क्या ये सेक्शंस आपस में कनेक्टेड हैं, तो हाँ, ये काफ़ी कनेक्टेड हैं, बिकॉज जो क्वेश्चंस लॉजिकल में आए हैं उससे रिलेटेड टॉपिक्स, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई पैसेज इकोनॉमिक्स पे आया है, तो वैसा सा कोई पैसेज इकोनॉमिक्स का इंग्लिश में भी आ सकता है। कोई जीके का हम्म। पैसेज हमारे लॉजिकल सेक्शन में भी आ सकता है, वो हो सकता है कि हमारे लीगल सेक्शन में भी आ जाए। तो हाँ, टॉपिक्स या सेक्शंस काफ़ी इंटरकनेक्टेड हैं, लेकिन वो एक्चुअल पेपर में कितने इंटरकनेक्टेड होंगे वो पेपर पे डिपेंड करेगा। एंड अगर ये बात की जाए कि कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं कि वो तो एग्जाम में आएंगे ही, तो ऐसा कुछ फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है। बस ये है कि क्वांट्स में एक चीज सोच के चली जा सकती है कि परसेंटेज और रेशियो बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके अलावा ठीक बाकी है। सारी चीजों पे आप कोई फिक्स चीज नहीं कह सकते कि ये आएगी ही आएगी। जैसे कि लीगल रीजनिंग में माना जाता है कि टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्राइम, इन सब पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन इस बार उन पे क्वेश्चंस नहीं थे। तो सिर्फ एक ओके। चीज की गारंटी आ सकती है, एंड वो है क्वांट्स में परसेंटेज रेशियोज की। तो जब जो लीगल में अक्सर ट्रेंडिंग वाले सवाल इस बार जब नहीं पूछे गए, तो इस बार कौन से पोर्शन से सवाल ज्यादा रहे? इस बार ज़्यादा क्वेश्चंस हमारी जनरल नॉलेज वाली जीके से ज़्यादा रहे हैं। जैसे कि वन नेशन हम्म। वन इलेक्शन हो गया, या फिर जो एंड में नवंबर के आसपास जब 130th अमेंडमेंट बिल आया था, तो उससे रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चंस पूछ लिए थे 129th अमेंडमेंट बिल पे, जो वन नेशन वन हम्म। इलेक्शन था। तो इस तरीके से करंट लीगल नॉलेज पे क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा थे। क्लैट का फुल फॉर्म जो होता है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, इसके थ्रू बच्चे देश के विभिन्न लॉ यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हैं। तो जब 120 अंकों का एग्जाम होता है तो उसमें कट ऑफ या मिनिमम कितना नंबर आना चाहिए कि बच्चे किसी एक एस्पायरेंट को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मिल जाए? फिर इसका कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, कोई फिक्स नंबर नहीं है, बिकॉज पिछले सालों में टॉप 3 टॉप 5 की एनएलयूज की कट ऑफ कुछ और थी, और इस बार वो कट ऑफ बहुत ऊपर चली गई है। तो एक फिक्स नंबर बोलना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मे बी जनरल कैटेगरी के लिए 90 या 95 अबव तो आना ही चाहिए। के टॉप 5 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, क्या आप देश के टॉप 5 एनएलयूज के नाम बता सकती हैं? एनएसआईयू बैंगलोर, नालसार हैदराबाद, एनएलयू जोधपुर, गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एंड वेस्ट बंगाल नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। एंड इसके ओके। अलावा एनएलयू दिल्ली भी है, लेकिन वो क्लैट कंसोर्शियम में नहीं है। करने के बाद एलएलबी, आप कौन से सेगमेंट में जाना चाहेंगी? आप बीकॉम एलएलबी या बीए एलएलबी, ऐसा कुछ सोचा है आपने अभी? सर, मेरा बीए एलएलबी का विचार है। ये तो अभी से आपने कोई गोल रखा है कि आपने जजशिप में जाना है, या आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनेंगी, या फिर एडवोकेट बनेंगी? सर, अभी मेरा विचार कॉर्पोरेट लॉयर बनने का है। कॉरपोरेट लॉ का आजकल ट्रेंड क्यों बढ़ रहा है? इस फील्ड में युवाओं के लिए कितना अवसर आप देख रही हैं? मैं कहूँगी इस फील्ड में काफ़ी अच्छे अवसर आते जा रहे हैं, बिकॉज़
आजकल कई स्टार्टअप्स आ रहे हैं बिकॉज़ गवर्नमेंट की काफ़ी सारी स्कीम्स हैं जो स्टार्टअप्स को प्रमोट कर रही हैं, जो कॉर्पोरेट्स को प्रमोट कर रही हैं एंड हर एक कॉर्पोरेट को लगभग कोई ना कोई लीगल एडवाइज़र चाहिए ही रहता है ताकि वो एक एक्जिस्टेंस रखें, ताकि वो एक लीगल एंटिटी की तरह वर्क कर पाएँ। सो आइड से कि कॉर्पोरेट लॉ की काफ़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। कि जब आप तैयारी के दौरान थी, तो आप बोर्ड की भी तैयारी साथ-साथ कर रही थीं और आप पर एंट्रेंस एग्ज़ाम की भी तैयारी साथ ही कर रही थीं। तो आप टाइम मैनेजमेंट को लेकर अगर कुछ बताएँ? सर मेरे टाइम मैनेजमेंट एक्चुअली में मैंने मेरे मेंटर्स की गाइडेंस से अपना शेड्यूल बनाया था। वो ही मुझे गाइड हुँ। करते थे कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ स्किप की जा सकती है, ये चीज़ थोड़ी बाद में भी की जा सकती है। तो आई गेस उनकी हेल्प थी और मेबी मेरा स्टडी पैटर्न टास्क ओरिएंटेड होता था, आवर्स ओरिएंटेड नहीं होता था। तो मेबी उस वज़ह से भी मेरा टाइम मैनेज हो पाया। फर्स्ट जनरेशन लॉयर जैसा कि आप बनने जा रही हैं, उनको लेकर बहुत सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में हैं कि फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स को बहुत मौके नहीं मिलते हैं, उन्हें एक ऑफ़िस से दूसरे ऑफ़िस तक धक्के खाने होते हैं। तो इन बातों को लेकर कोई डर तो नहीं है? ऑनेस्टली इन सब चीज़ों के बारे में मुझे इतना सुनने में कभी भी नहीं आया बिकॉज़ मैं ऑनेस्टली उन लोगों में मैं किसी और के ओपिनियंस पे अपने ओपिनियंस बेस नहीं रखना चाहती ज़्यादा। तो क्योंकि मैं अभी तक ऑन ग्राउंड वर्क किया नहीं है, तो मुझे एक्चुअल में पता नहीं है कि फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स क्या ट्रबल्स फेस करते हैं या वो सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन लॉयर के ट्रबल से कैसे अलग है। सो शायद मेरा ये कहना कि फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स को ज़्यादा ट्रबल होती है, ये अभी नहीं होगा। बट हाँ, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि मेरे दिमाग में ये डर हो कि मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ, तो मेरे को ज़्यादा दिक्कत आएगी। ये मेरी चॉइस थी कि मैं कॉर्पोरेट लॉ में जाना चाहती थी। अगर आप कुछ यंगस्टर्स को या फिर जो नए लोग हैं इस फ़ील्ड की ओर आना चाह रहे हैं, तो कोई तैयारी के गुर आप बताना चाहें तो आप बताइए? मैं उन्हें यही कहूँगी कि मेहनत करो और अपनी हुँ। मेहनत पर शक मत करो कि जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी करो, लेकिन एट द एंड जब तुम एग्ज़ाम हॉल में जाओ, तो तुम्हारे मन में ये ना हो कि मेरा से कुछ छूट गया। बस अपनी मेहनत करो, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है और कंसिस्टेंट रहो।